हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज की इस लेक्चर में हम देखेंगे 3 मार्च 2021 शिफ्ट 1 का जो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन आए थे मैथमेटिक्स के, उनके सॉल्यूशन हम क्या करेंगे। साथ ही आप कॉपी और पेन उठाकर इस सॉल्यूशन को कीजिएगा। जो आपको क्वेश्चन नहीं आए उसको नोट डाउन करना है ताकि आपके रिवीजन में मदद मिले। बाकी जहाँ पर भी डाउट हो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को करते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है, सिंप्लीफिकेशन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको तोड़ेंगे हो जाएगा कितना आपका 13/3। क्यों इतना स्लो चल रहा है। 14/5 डिवाइड 7/3। तो ये हो जाएगा आपका 13/3 मल्टीप्लाई 14/5। इसको चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा 3/7। अब ये 3 से आपका 3 कट जाएगा, 7 से कटेगा 2 बार में, तो जो आएगा वैल्यू आपका 26/5। इसका मतलब ये हुआ 5 से ही 1/5। 5 से ही 1/5 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बोला गया है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल्स टू 13। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा। ठीक है, तो कैसे करेंगे। देखो, जब भी आपके सामने कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन दिया रहे, ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा इक्वल्स टू सी दिया रहे, अगर आपसे पूछ दे ए cos थीटा माइनस बी sin थीटा, देन ये होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ए cos थीटा माइनस बी sin थीटा हमसे पूछा गया है और हमें गिवन क्या है, ये वैल्यू गिवन है। अगर ये वैल्यू गिवन है हमें, आप देखो ए sin थीटा यानी ए क्या है आपके सामने एक कांस्टेंट टर्म है, तो यानी ए की वैल्यू कितनी है 5 है। हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 5 के स्क्वायर 25 प्लस बी की वैल्यू क्या है 12 है, 12 के स्क्वायर 144। सी की वैल्यू क्या है 13 169। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 169 माइनस का 169 कट के क्या आ जाएगा आपका 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका 0। बस आपको जो याद रखने वाली चीज़ है यहाँ पर वो है आपका कि ये फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। ये जो है टर्म्स आपको याद होना चाहिए कि ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा इक्वल्स टू सी दिया रहे, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम ये करते हैं कि ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका ये कर है कि 10 पेंसिल और 12 पेन का क्रय मूल्य 150 रुपये, 30 पेंसिल और 36 पेनों का क्रय मूल्य कितना होगा। आप अगर देखोगे कि 10 पेंसिल प्लस 12 पेन का जो हमें सीपी दे रहा है 150 रुपये, हमसे पूछा गया 30 पेंसिल प्लस 36 पेन की प्राइस क्या होगी। आप हमें ये बताओ, सिंपल हमें देखने से लग रहा है कि पेन की क्वांटिटी 3 गुना बढ़ाई गई है, पेंसिल की क्वांटिटी भी 3 गुना बढ़ाई गई है, तो जाहिर सी बात है जो प्राइस हो वो भी 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 450 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका tan 15 डिग्री की वैल्यू दे रखी है और आपसे एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका वैल्यू जो है आपसे पूछा गया है। हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो अगर आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, tan 15 की वैल्यू याद है, cot 75 की याद है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप इसको ये जो टर्म है इसको tan में तोड़ दो और इस वाले टर्म को आप cot में तोड़ सकते हो। जैसे कि आपको मालूम है कि cot 90 माइनस थीटा ये क्या होता है tan थीटा, और ये tan 90 माइनस थीटा ये क्या होता है आपका, ये होता है cot थीटा।
ये चीज़ें आपको मालूम है, इतना तो मालूम है मुझे उम्मीद है। तो अगर मैं यहाँ पर तोड़ना चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ कि tan 15 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 माइनस 75 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपका tan 15 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पर कॉट, यहाँ पर उसी तरीके से तोड़ेंगे तो इसको tan 90 माइनस थीटा में तोड़ेंगे तो हो जाएगा cot थीटा, यानी कि cot 15 डिग्री और इंटू cot 15 डिग्री। अब आप देखोगे कि ये जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस में ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। हमें tan की वैल्यू दे रखी है 2 माइनस √15, तो हो जाएगा 2 माइनस √15 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएगा 1 अपन में 2 माइनस, अच्छा 2 माइनस √3 है, 2 माइनस √3, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना आपका 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 और पूरे का होल स्क्वायर, यही होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भाई यही होगा, और यहाँ पर भी स्क्वायर होगा। तो अगर मैं या तो एक ही बात तोड़ दूँ या इसको ऐसे कर सकता हूँ कि अगर एलसीएम लूँ इनका, ठीक है, या फिर डायरेक्ट तोड़ के देखते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं इनको तोड़ूँ तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, मैं इसको देखता हूँ एक बार, ठीक है। 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का 3 और माइनस का हो जाएगा 2 रूट, हो जाएगा 4√3, यही आएगा, प्लस का 1 अपन में ये हो जाएगा, अगेन यहाँ पर वही आएगा 4 प्लस 3 माइनस का 4√3, यही आएगी। 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस 3 7 होगा। अगेन अगर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस का 4√3 और ये हो जाएगा 7 माइनस का 4√3 प्लस का 1 अपन में ये हो जाएगा आपका 7 माइनस का 4√3, यही होगा। अब आप देखेंगे यहाँ से ध्यान से, तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे नहीं करते हैं ना, फिर बात तो एक ही बन जाएगी। ऐसे करते हैं, कॉट को tan में चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपन में tan थीटा होता है, ठीक है। अगर हमें tan थीटा में लिखना होगा तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 1 अपन में cot थीटा, ये लिख सकते हैं ना। तो अगर 1 अपन में 2 माइनस √3 दे रखा है तो tan थीटा रखेंगे 1 बटे में ये हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा ना। तो करने का मतलब ये है भाई, सिंपल मेरा अर्थ ये है कि 2 माइनस का √3 का होल स्क्वायर अगर ये है, तो इसको हमें अगर चेंज करना है, tan से cot में जाना है, तो बस इसको प्लस कर दो नीचे वाली वैल्यू को, ये अपने आप चल जाएगा, यानी कि 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अब मुझे लगता है चीज़ें आसान हो गई। क्यों? क्योंकि एक जगह आपको दे रखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड द सेकेंड जगह दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 और ए कितना हो जाएगा आपका 2 और 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो इंटू हो जाएगा कितना 7, देन ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। भाई इसको थोड़ा चेंज कर लो, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा कितना आपका 14। तो 14 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार मैं दोबारा से कर देता हूँ आपको कि मैंने क्या कहा कि भाई आप तो इसको चेंज कर दो या फिर डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। मैंने देखा कि चेंज करने में ज़्यादा आसानी मुझे दिख रही है। मैंने cot को चेंज कर दिया tan में, यहाँ से tan को चेंज कर दिया cot में। उसके बाद हमें tan 15 की वैल्यू पता है, cot 15 की वैल्यू पता है, मैंने यहाँ से लिख दिया। लेकिन cot यहाँ पर है तो इसको मैंने क्या किया, चेंज कर दिया किसमें, tan में। cot 15 की वैल्यू 2 माइनस √3 है। अगर मैं इसको tan में चेंज करना चाहूँ तो बटे में ये वैल्यू को मैं अपोजिट कर दूँ तो यहाँ से साइन को मैं चेंज कर देता हूँ। आपने ये चीज़ पढ़ा होगा सिंप्लीफिकेशन के अंदर। तो ये हो जाएगा कितना आपका, यहाँ पर मैंने देखा कि ये वैल्यू होगी आपकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर।
तो ये क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप उसको तोड़ोगे तो होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर करोगे 4, रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3, 4 प्लस 3 7, 7 गुना 2 करोगे 14, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका ये कर रहा है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू रूट 7/2। साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू जो है आपसे पूछी गई है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ बोथ साइड तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट हट जाएगा 7/4। ये होता है आपका एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स टू 7/4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 2ac इक्वल्स टू 7/4। यहाँ से हो जाएगा 2ac की वैल्यू आ जाएगी 7/4 माइनस 1 हो जाएगा, ये 3/4। बात यहाँ से क्लियर हुई। अब यहाँ से देखिए कि 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, ये होता है किसके बराबर, ये होता है साइन 2 थीटा के बराबर होता है। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4। हम यहाँ से करेंगे इसको, अगर मैं इनका स्क्वायर करूँ दोनों साइड तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं, ये तो वही चीज़ है ना, इसको दूसरे फॉर्मूला को करते हैं। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस का कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 साइन इसके बराबर होगा। अब हमें ये बताइए कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, इसका होल स्क्वायर का 7/4 है, माइनस का 2 इंटू 2 साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 यहाँ से 2 साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी है भाई, आप हमें बताओगे। साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है तो वो है साइन 2 थीटा की वैल्यू 3/4। ये हो जाएगा 7/4 माइनस का 6/4, यानी हो जाएगा 1/2। सॉरी 1/4, ये 1/4 किसकी वैल्यू आई है, ये आई है आपकी साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर की। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को रिमूव करता हूँ इधर आ जाएगा रूट, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल्स टू रूट अंडर 1/4, जो कि आ जाएगा 1/2। तो 1/2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 है, एक्स वाई हमें दे रखा है 20, 1/x प्लस 1/y क्या होगा। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y प्लस एक्स। तो हमें क्या निकालना है, y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई अपन में एक्स वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें दे रखा है कितना 41। तो हम जानते हैं a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। आप ये जानते होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भाई जो फार्मूला होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ये होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, या फिर आप इसको ऐसे भी ले सकते हो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 2xy। आपके ऊपर है आप कैसे करोगे, ठीक है भाई। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से पुट करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 2xy इक्वल्स टू 41। तो हम कर सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल माइनस का 2xy, xy का स्थान पर 20 दे रखा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 इक्वल्स टू 41। देन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा 1 नहीं होगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा, यानी कि 41 प्लस 40
तो एक x प्लस वाई आ जाएगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ 81 ये जाएगा ना, और इसको हम बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 9। x प्लस वाई आपका 9 आ गया, और एक्स वाई हमें दे रखा है कितना 20। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करूं भाई, x प्लस वाई आ गया 9 बटे में कर दो 20, आपका यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये है कि एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, होने वाला प्रतिशत लाभ आपसे पूछा गया है। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25, 25 पर 1 का प्रॉफिट, यानी कहने का मतलब ये हुआ है कि 25 की वैल्यू, सॉरी प्रॉफिट नहीं भाई, कह रहा है कि 25 रुपये मेरा ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन हम उसे 1 रुपये कम करके आपको दे रहे हैं, यानी कि 24 रुपये को दे रहे हैं। क्या कर रहा है वो आदमी, कह रहा है किसको भाई, जो बेच रहा है, ठीक है, एक फूल बेचने वाला जो व्यक्ति है वो कह रहा है अपने ग्राहक से, भाई मेरा तो खरीदारी 25 रुपये है, लेकिन अपने घाटा सहकर मैं आपको 24 रुपये में बेच रहा हूँ। लेकिन कह क्या रहा है भाई कि 25 ग्राम के स्थान पर वो 20 ग्राम का ही उपयोग कर रहा है, यानी उसे देना चाहिए कितना, वो ग्राहक को तो कह रहा है कि मैं आपको 25 ग्राम ही दे रहा हूँ, लेकिन दे कितना रहा है, 20 ग्राम ही दे रहा है ना। तो अब यहाँ से जो कटने लायक है काट देंगे तिरछा तिरछी, ये कटेगा 10 बार में, ये कटेगा 12 बार में, 2 5 या फिर 4 से भी काट सकते हैं इसको, 4 से भी इसको काट सकते हैं, 4 5 20, 4 6 24, यानी 5 के सामान को 6 में बेच रहा है। किसका प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट, और 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, यानी उसे 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये करे कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है, आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मानों का अनुपात 3:4 है, आयत की लंबाई ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले तो परिमाप पूछा गया ना, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B, और एरिया क्या होता है इसका, ठीक है, ये आपका पेरीमीटर है, और एरिया क्या होता है L × B, और इनका रेशियो में दे रखा है कितना 3/4। अब देखो L कितना है 2 है, B कितना है 1 है, रेशियो में हम रेशियो में ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 2 + 1 3, 3 × 2 करेंगे 6, और 2 × 1 2 बराबर 3/4 तक कह सकते हैं भाई यहाँ से कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। हमसे पूछा है लेंथ की, तो लेंथ कितना है आपका 2 यूनिट, यानी कि 2 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 8 यूनिट जो है लेंथ आपकी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है कि एक संख्या का 3% दूसरी संख्या का 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। पहली और दूसरी संख्या का रेशियो आपसे पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे हम इस सवाल का उत्तर देंगे। पहली संख्या का 3% यानी x का 3% प्लस y का 2%, ये किसके बराबर है, पहली संख्या यानी कि x का 3% का प्लस y का 5% का किसके बराबर, 3/4 के बराबर। ऐसा करते हैं, परसेंट से इस परसेंट को मैं हटा देता हूँ, इस 4 को यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा, हो जाएगा 12x प्लस 8y बराबर ये क्या हो जाएगा आपका 9x प्लस 15y, यही होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाई 12 - 9 करेंगे तो हो जाएगा 3x, और उधर जाएगा तो हो जाएगा 7y, यानी कि हम कह सकते हैं x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। अब हमें पूछा गया पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या तो ये है और दूसरी संख्या ये है, इनका रेशियो पूछा गया कितना जाएगा 7:3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन भाई देखो, इसको आप डायरेक्ट रेशियो कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे देख लो कि भाई सबसे पहले जो बेसिक तरीका है मैं वो आपको समझा देता हूँ, देन आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को देखना कैसे है आपको। भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो हो जाएगा 3a बराबर 2b, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 3। उसी तरीके से इसमें करूँगा 3b = कितना आ जाएगा 1c, b की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 3। b यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, इसको सेम करेंगे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये सेम हो गया, यानी कि जो रेशियो आपको निकल कर आया a का कितना निकल कर आया 2, b का कितना निकल कर आया 3 और c का कितना निकल कर आया 9।
तो 2:3:9 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पर आपको देखना कैसे है, मैं वो समझा रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन को देखना कैसे है। देखने का तरीका ये होना चाहिए कि भाई आप यहाँ से देखो कि ए के सामने वाली वैल्यू ए की होती है, ठीक है, ए की सामने वाली वैल्यू ए की होती है, तो ए का रेशियो क्या आएगा, 2 आना चाहिए। और बी के सामने वाली वैल्यू बी की होती है, तो बटे में है भाई, तो बी के सामने वाली वैल्यू कौन सी आएगी, ये आएगी, 3 आएगी। यानी कि ए अनुपात बी कितना आना चाहिए, 2:3 होना चाहिए। क्या 2:3 किस किस ऑप्शन में है, इसमें है, नहीं है, इसमें तो 1:3 है, इसमें भी 1:3 है, इसमें 3:1 है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पूरा आपको सोल्व करना ही नहीं है, आप छोटे से क्वेश्चन को इतना आपको सोल्व नहीं करना है। या फिर आप सेकंड ऑप्शन से भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते थे कि बी की वैल्यू अगर 1 है और सी की वैल्यू 3 है, यानी कि बी अनुपात सी 1:3 होना चाहिए। क्या इसमें है 1:3, नहीं, लेकिन इसमें है 1:3, तो 2 ऑप्शन में फंस जाते, ठीक है। पर फिर भी आप यहाँ से अगर इस वाले को देखते कि हमें ए अनुपात बी देखना है, तो उस केस में आपको तीनों ऑप्शन कट जाता सिवाय ए के। बाकी तरीका तो ये है, बाकी आप एग्जामिनेशन में करेंगे तो एक बार ऐसे चेक कर लेंगे कि सेटिस्फाई हो रहा है किससे ऑप्शन हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है, जिनके चाल हमें दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड, जो उसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं। रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछी गई है। हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x मीटर पर आवर, x मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो दो व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो दो व्यक्ति होंगे, तो मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसका कहता हूँ कि 10 × x प्लस ये हो जाएगा कितना आपका 4, क्योंकि जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, s1 + s2, ठीक है। और जो सेम डायरेक्शन में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड आ जाएगी s1 और s2 का डिफरेंस आ जाएगा। ये आपको तो मालूम है। यानी कि 10 × x + 4, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 8 × x + 10 के बराबर होना चाहिए, इसके ही बराबर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 2 चौक 8, 2 5 10 काट सकता हूँ, यानी 5x + 20 बराबर हो जाएगा 4x + 40। ये इधर आएगा तो हो जाएगा x, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 20। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकेंड। और x को हमने क्या मान के रखा था, x को मान के रखा था रेलगाड़ी की चाल। सो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समबाहु भुज का बहिष्कोण यानी कि एक्सटीरियर एंगल हमें दे रखा है 72 डिग्री, तो उसका अंतः कोण कितना होगा। वही अंतः कोण कितना होगा, अगर एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 72 डिग्री, तो हम जानते हैं कि भाई अंतः कोण प्लस बहिष्कोण यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता है आपका 180 डिग्री होता है। यानी करने का मतलब ये होगा कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल ये मिला के होता है 180 डिग्री। तो हमें क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, इंटीरियर एंगल पूछ रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 72 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोण कितना हो जाएगा 180 - 72 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 1 108 डिग्री। क्या आपको ये लिखना था, नहीं, बस आपको 180 में से माइनस करना था कितना 72, और एक ही ऑप्शन था जिसको आप लास्ट डिजिट से भी कर सकते थे। क्वेश्चन ये कह रहा है अगला कि एक कक्षा में 60 लड़के हैं, 60 छात्र हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, जिनमें से लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 है। 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। अब देखो 5:7 में है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हम कर सकते हैं बॉयज और गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, लड़कियाँ और लड़कों, यानी कितना हो जाएगा 7 5 12 12 5 60, 5 से 5 करेंगे कितना 25, ये कितना हो जाएगा आपका भाई 35। नहीं 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 नहीं, बॉयज हो जाएंगे कितना आपका 35, या कितना हो जाएगा 25, क्योंकि हमें दे रखा है पहले लड़कियां दे रखी हैं फिर लड़के दे रखा है। 5 लड़के हटा दें, यहाँ से 5 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 30:25, जो कि हो जाएगा 6:5। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई अनुपात कितना दे रखा है 5 और लड़के कितना निकल रहे हैं 5, तो नहीं, इसको ऐसे ही करो भाई, जैसे दिया है ऐसे ही करो। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा। हमें एल, देखो भाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। अगर विड्थ को मैं x मानूँ तो एल कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। और पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है, 2 इंटू x+2। और ये किसके बराबर होना चाहिए, 20 के बराबर होना चाहिए। देखो 2x कितना चाहिए, कितना हो जाएगा आपका 4। तो हम कर सकते हैं 4x+4, ये होगा ना 4x+4 इक्वल्स टू 20। उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि उसका विड्थ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और लेंथ कितना हो जाएगा, 4+2 6। और एरिया क्या होता है, l इंटू बी हो जाएगा 24 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए ये कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि संख्या का 1/8 का 1/4 300 के बराबर है, उस संख्या का 1/5 किसके बराबर होगा। तो 1/5 जो है वो 5 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल सभी है। तो हम मान लेते हैं संख्या 1 से x का 1/8 जो है, 1/8 का 1/4 किसके बराबर है, 300 के बराबर है। हम कह सकते हैं भाई कि x वो संख्या क्या हो जाएगी, 300 इंटू 8 इंटू 4। अब इसका 1/5 हमें निकालना है, निकाल सकते हैं। ये कटेगा कितने बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। 8 के 32, 32 दुनिया कितना होता है 64, और इंटू 3, 4 12 36 18 19, 1920। तो 1920 जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है भाई, सरकम सेंटर इन सेंटर हमें दे रखा है, देखो अंत त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा। अगर आपके सामने एक पेरीमीटर दे रखे है और उनका इन सेंटर दे रखे, तो उस केस में होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, और इंटू क्या होता है अंत त्रिज्या यानी कि इन सेंटर, इन सेंटर कर रहे हैं, इन रेडियस। ठीक है, इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। तो जाएगा 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है 64, और इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल कितना दे रखा है 8, यानी हो जाएगा 256 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है आपका, ए का 20% बी के 25% के बराबर है, ए का 28% बी के कितने प्रतिशत का बराबर होगा। रेशियो लेते हैं ना, 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 5 बार में, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसके बाद में है 5, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं कर देता हूँ यार, नहीं तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो ए का 4% बराबर हो जाएगा बी का 5%, क्योंकि हमने रेशियो ले लिया ना। तो अब देखो परसेंट से परसेंट खत्म, यानी ए की वैल्यू ये हो जाएगा, बी की वैल्यू ये हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 5, बी की वैल्यू हो जाएगी 4। तो मैंने बोला कि इसी तरीके से आपको ये लिखना नहीं है, यहाँ पर समय आपको नहीं गंवाना है। आप डायरेक्ट यहाँ से देखो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4 है ना। तो अब ए का 28%, यानी कहने का मतलब है ए 5 का 28%, 28/100 बी के कितने प्रतिशत का बराबर होगा। तो बी की वैल्यू कितनी है 4 है, बी की वैल्यू कितनी है 4 है। तो देखो 4 का हमें सिंपल ये करना है, क्या करना है, क्या करना है, तो 5 गुना 28/4 इंटू ये हमें दे रखा है 100, और परसेंट हमें निकालना है तो हो जाएगा ऊपर में 100, 4 से कटेगा 7 बार में, यानी कितना आपका 35%। तो बी के कितने परसेंट के बराबर होगा भाई, बी के 35% के बराबर होगा। हमेशा इतना याद रखना है कि जिसका पूछा गया है वो हमेशा नीचे में होता है, जिसका पूछा गया हमेशा वो क्या होता है, नीचे का होता है। तो ए का 28% बी के किससे पूछा गया है, बी से कंपेयर किया गया ना, तो कंपेयर वाली वैल्यू हमेशा नीचे होती है। आई समझ में बात। अगला सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 है, उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, विक्रय मूल्य क्या होगा। आसान है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, 10 पर 1 का लॉस, यानी 10 के सामान कितने में बेचा जा रहा है, 9 में बेचा जा रहा है। ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। तो 10 की वैल्यू 70 है, इसका 7 गुना है, तो 9 का भी 7 गुना कितना हो जाएगा 63। तो हम कह सकते हैं कि जो उसका विक्रय मूल्य आएगा कितना आएगा 63, ऑप्शन नंबर
सी। सवाल अगेन सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे। 684 डिवाइड को चेंज करेंगे किस में, गुणा में, तो हो जाएगा 1/9। फिर यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 में तरीके, ये हो जाएगा कितना 10/5, यही होगा ना। तो ये कटेगा कितने बार में, 2 बार में, और ये 9 से कट जाना चाहिए। 9 7 63 और 5 9 6 54, 76 दूनी कितना होता है 75 दूनी 150, 76 दूनी 152, तो ये हो जाएगा कितना आपका 152, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है x 3 है y 5 है, तो इसकी वैल्यू करना है। x की जगह पे 3 रख दो, y की जगह पे 5 रख दो, तो जगह 3 के स्क्वायर 9, 9 गुना 4 करेंगे 9 चौके 36, एक्स वाई यानी 5 गुना 3 15 गुना 4 करोगे 60, और y कितना है 25। तो देखो 9 नहीं आ सकता, 49 नहीं आ सकता, अब इन्हीं में से कोई एक आएगा। 6 और 5 11, लास्ट डिजिट 1 आ रहा है, तो डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी 121। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 8 और 160 है, उन संख्याओं का सम बताना है, कितना होगा, योग कितना होगा। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि इस 10 का एचसीएफ अगर 2 है और दो संख्याएं आपके दे रही है, जैसे 10 और 5 का एचसीएफ क्या होगा 5, ठीक है, 10 और 5 का एचसीएफ क्या होगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 और ये 5 है, इस 5 में 5 आएगा, ये 10 में भी 5 आएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही होगा। यानी कि अगर मैं इसका फैक्टर करूं 1 × 2 × 5, इसी तरीके से इसका फैक्टर करूं तो 1 × 5, 5 देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोनों में, यानी 5 कॉमन आ रहा है। एचसीएफ में हमेशा याद रखना है कि एचसीएफ में चीज़ें जो होती है कॉमन होती है, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। पहली संख्या को ए मान लो, दूसरी संख्या को बी मान लेते हैं। एलसीएम हमें दे रखा है 160 और एचसीएफ हमें क्या दे रखा है 8। मैं यही समझा रहा हूँ कि अगर एचसीएफ ही एक संख्या का और बी संख्या का महत्तम समापर्त 8 है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस संख्या में 8 आया होगा और इस संख्या में भी 8 आया होगा, और जो यह 8 है ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो क्या मैं इस चीज़ को हटा दूँ यहाँ से, तो कह सकता हूँ अगर मैं 8 यहाँ से कॉमन निकालूँ, ए इंटू बी ये किसके बराबर हो जाएगा 160 के, ए इंटू बी किसके बराबर हो जाएगा 20 के। यानी दो संख्याएं हमें ऐसी ढूंढनी है जिनके सम के जिनके योग गुणनखंड कितने हो 20 हो। वो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, 10 और 2 हो सकती हैं, 5 और 4 हो सकती है, यही हो सकता है, यही हो सकता है ना भाई। तो हम दोनों को एक एक करके पुट करके रखते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें यहाँ से सेटिस्फाई कर रही हैं। पर अगर मैं एक संख्या को 10 मानूँ और दूसरी संख्या को 2 मानूँ, तो यहाँ पर अगर मैं रखूँ 10 × 8 करूँगा क्या हो जाएगा 80, ठीक है, एक संख्या 80 प्लस बी में क्या रखूँगा 2 रखूँगा, 8 × 2 रखूँगा 16, 6 और 8 एक 9, 96 आ रहा है। क्या 96 ऑप्शन में है नहीं, यानी कि हमने जो दो संख्याएं माना था ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें गुणनखंड ही 20 लिखना है। 5 और 4 का गुणनखंड कितना होता है 20 होता है। अगर एक संख्या को 5 मानो तो क्या हो जाएगा 8 × 5 करेंगे 40 प्लस 5 × 8 4 × 8 करेंगे कितना हो जाएगा 32, तो ये कितना हो जाएगा आपका भाई 72, आ गया ना 72। तो हम कह सकते हैं कि 72 जो आपके सामने ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यानी कि दो संख्याओं का योग कितना होगा भाई आपका 72 होगा। आप चाहो तो यहाँ से पुट करके रख सकते हो कि एक संख्या अगर आपसे पूछता है कि पहली संख्या क्या आ जाएगी, तो फर्स्ट संख्या आपका आ जाएगी 5 × 8 करोगे 40, एंड द सेकेंड नंबर्स इज दैट 4 × 8 32। अब देखो इन दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इसके बराबर आएगा। बात समझ में आई आपको। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये है, मैं ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। x की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे क्या आ जाएगा 0.5। सबसे पहले तो देखो यहाँ से 2 पॉइंट है, इसमें 1 पॉइंट है, हटाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 लग जाएगा ना, क्योंकि बटे में 100 करेंगे यहाँ पर, बटे में 10 करेंगे यहाँ पर। 100 का मल्टीप्लाई इससे, 10 का मल्टीप्लाई इसके, 10 से 10 100 कटेगा 10 बार में।
एक्स की वैल्यू इसके सामने क्या है 50 है, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2। यहीं पर रखते हैं, 50 माइनस 2 करेंगे 48 और 50 प्लस 2 करेंगे 52। तो हो जाएगा क्या आपका 4 से कट जाएगा, 13 चौका 52 और 12 चौक 48, यानी कि 12/13। 12/13 आएगा जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला सवाल है, एक विक्रेता 600 में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ जाते हैं और फेंक देता है। शेष बचे हुए आमों को वो 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचता है, 210 रुपये का लाभ कमाता है। फेंके गए आमों का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई 600 का आम खरीद रहा है और उसे 200 रुपये प्रॉफिट कमाना है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? उस सौदे की टोटल वैल्यू हो जाएगी आपके 600 प्लस 210, क्योंकि पूरे पर प्रॉफिट कमाएगा, कितना हो जाएगा 810। तो भाई 810 रुपये का टोटल वैल्यू उसका करना है, तो जाके उसे 200 रुपये का लाभ होगा। अगर मैं बात बोलूँ एक आम को 3 रुपये प्रति दर की, एक आम को 3 रुपये प्रति दर से बेचता है, तो 300 आम को कितना बेचेगा 900। भाई एक आम के प्राइस 3 रुपये है, तो 300 आम की प्राइस कितनी हो जाएगी 900 रुपये हो जाएगी। और वो बेच कितना करे 810 का ही तो बेच रहा है ना, कितना का घाटा सर रहा है भाई 0। और ये कितना हो जाएगा 9 में से 10 में से 1 जाएगा 9, 90। पर ये 90 का जो कम में बेच रहा है वो क्यों? क्योंकि कुछ आम सड़ गए हैं और प्रत्येक आम की कीमत उसने लगाई है 3 रुपये। तो कितने आम सड़े हुए हैं 90/3, यानी कि 30 आम जो है वो सड़ गए हैं। अब हमें परसेंटेज पूछा है इसका, तो 100 में से निकालेंगे, 30 बटे में कितना हो जाएगा ये 300 इंटू 100, तो 00 से आपका ये कट जाएगा और 3 से कटेगा कितने बार में 10 बार में। तो सड़े हुए आमों का प्रतिशत कितना हो जाएगा आपका 10%। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका आंसर होगा। सवाल कर रहे 2 मजदूर हैं ए और बी। ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, वे दोनों एक कार्य को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ए और बी हैं, ए मजदूर ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, यानी ये 3 है तो ये 1 है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है भाई। अब बोला गया कि वो दोनों साथ मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क हमें निकल कर आ जाएगा एफिशिएंसी इंटू टाइम, 4 × 18 टोटल वर्क आ गया। पूछा गया है कि ए जो है इसे कितने दिन में करेगा, 4 × 18, ए का एफिशिएंसी कितना है 3, यानी कि कितना हो जाएगा 24 दिन। इतना 24 दिन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच बनने वाली एक परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर्स विच इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमें रेंज दे रखा है, यानी कि जो रेंज दे रखा है नंबर्स का, वो हमें ये दे रखा है कि ये जो रेंज होना चाहिए 9.20 से लेकर 10.50 के बीच में होना चाहिए। वो कौन सी इसे रेशनल नंबर है? टू द ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए क्या है 9.15, बी क्या है 9.55, देखो 9.55, एंड सी क्या है आपका 10.67 एंड डी क्या है आपका 9.08। तो दो ऑप्शन, सी ऑप्शन तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि इसकी रेंज जो है बाहर चली जा रही है। डी ऑप्शन क्या होगा जिसके मिनिमम रेंज से कम है, एंड ई ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि इसकी मिनिमम रेंज से क्या है 15 है, यहाँ पर क्या है 20 से बाद वाली संख्या बतानी है। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा 9.55। सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, अगला सवाल ये तो आसान है। अगला सवाल क्या है, 40×96 का वर्गमूल कितना होगा? तो मैंने आपको बोला था कि मिनिमम 50 तक तो स्क्वायर आपको याद रखना है, पर इसका जो स्क्वायर होगा 40×96 काफ़ी पॉपुलर है, 64 आपका सही आंसर हो जाएगा। नहीं भी मालूम है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे? अगर इसको 4 से फैक्टर करो तो हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 102.8, ये हो जाएगा ना। फिर 4 से करोगे, 4 दूनी 8, 4 12, 4 दूनी 8, 2 से 32। फिर 4 से करोगे, 4 5 20, 4 8 32 इंटू 4 चौके 16, चौका 64, 64 चौका कितना होता है 256, 256 इंटू 4
256 इंटू 4, फिर आपका 4 करोगे तो आप ये करोगे, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से 2 निकलेगा, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4, तो हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64। आप ऐसे क्यूब करके भी कर सकते हो, बट ये काफ़ी कॉमन है, इसका याद रहता है सबका। देखिए कर एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 का माध्य 20 है। पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करें। माध्य क्या होता है? बीच वाली संख्या होती है, उसी को माध्य बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है एक्स 1 1 2 3 4 5 5 एक्स, तो ऐसे हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कितना 4 3 7 7 2 9 9 1 10 माइनस 10। संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 बटे में 5 बराबर हो जाएगा 20। तो 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 110 बटे 5, तो 22 5 110 होता है 110 होता है। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 22 आ गई। पहला माध्य क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 22 माइनस 1 यानी कि 21। अब इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका, बटे में 2 कर देना है, तो 2 और 1 3 43 बटे में 2 यानी कि 22.5 दूनी 44 होता है, 21.5 दूनी 43 होता है। बात कुछ दिमाग में। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल ये कह रहा है आपका कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा है तो मोटर सवार रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। मोटर सवार की चाल ज्ञात करें। देखो, अगर दो बॉडी जो है वो सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा s1 और s2 का डिफरेंस। मैं डिफरेंस इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है s1 बड़ा हो और s2 छोटा हो। उसी तरीके से अगर वो सेम डायरेक्शन में ना जाकर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी s1 प्लस s2। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जोड़ना है इसमें। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो एक बार सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, पर दोनों ही केस में डिस्टेंस तो सेम रहेगा मेरे भाई। डिस्टेंस क्या रहेगा सेम रहेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इक्वेशन में पुट कर इस मोटर सवार की चाल को मैं x मान लूँ, x किलोमीटर पर आवर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 इंटू 70 प्लस एक्स यानी कि रेलगाड़ी की चाल प्लस मोटर सवार की चाल बराबर एक किसके होना चाहिए 5 इंटू 70 माइनस एक्स का। रेलगाड़ी की चाल माइनस का 70 एक्स माइनस की एक्स मतलब कि मोटर सवार की चाल। तो ये हो जाएगा कि आपका 140 और ये 2x, ये हो जाएगा कितना -5x। इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 7x। 140 और ये 350 माइनस करने कितना हो जाएगा 210, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 30। जब x की वैल्यू 30 आ गई, हमें से यही पूछा गया है कि मोटर सवार की चाल कितनी होगी। सो 30 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, क्या ऑप्शन से कर सकते हैं? 70 माइनस 30 करेंगे एक बार तो कितना हो जाएगा 40, और 70 प्लस 30 करेंगे तो कितना 110। 110 छोड़ो भाई, ऑप्शन से नहीं करो। ऑप्शन से बेटर है कि आप इसको ऐसे ही करो, क्योंकि ऐसे ज़्यादा अच्छा से समझ में आपको आया होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए सिंप्लीफिकेशन है। कैसे करेंगे? जब आपको इस टर्म में आपको ये समान दिखे तो हम क्या करेंगे, या फिर समान दिखे या ना दिखे आप इसको हटा लें। अगर समान ना रहता तो इस सभी को ऐड करेंगे, इसको एक साइड ऐड करेंगे। देखो 777 इसको ऐड करेंगे। ऐड करने से अच्छा है जब सेम है चारों चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई ही कर ले। तो 7 को 4 बार ऐड करने से अच्छा 4 बार मल्टीप्लाई कर ले, और फिर आपका ब्रैकेट के अंदर 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। अब इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 28 28 2 30 और 28 2 32। 7 चौक 28 7 चौक 28 2 30 7 चौक 28 3 33। क्या कुछ गड़बड़ हो रही है? अट्ठाईस 3 31 होता है ना, 3108 प्लस में हो जाएगा कितना 4 3 7 2 9 1 10/2 10/5 यानी कि 2, हो जाएगा 0113।
ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2015 में बेची गई गणित के पुस्तकों की संख्या 16 में बेची गई अंग्रेजी के पुस्तकों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। 2015 ये है आपका, और इसमें गणित की पुस्तकें कितना है, 34 बेची गई है, ठीक है भाई। और 2016 में अंग्रेजी के पुस्तकें, 2016 में अंग्रेजी कितना, 20 इंटू 100, तो 20 500, 5 का 20 बनते हैं 15 2 17, 170%। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 2012 से 15 के दौरान शाखा बी द्वारा किए गए ऑटोमोबाइल्स के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 15 में शाखा बी को कैसे इसमें देखें, बी कौन सा है, ए बी सी, यानी बी अगर मैं इसको देखूं क्या था आपका 2012 में ये 30 था, और 2015 में कितना हो गया आपका, ये 45 हो गया। कितना का वृद्धि हुआ, 15 का, किस पर, 30 पर इंटू 100, यानी हो जाएगा कितना, 50%। ठीक है, 50%। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2013 से 14 में कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के से इस परीक्षा में हुए शामिल छात्रों की कुल संख्या और इसी अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के से इस परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या होगा। अच्छा, 13 और 14 में, ठीक है, 13 और 14 में मिलाकर उत्तर प्रदेश, 13 और 14 मिलाकर उत्तर प्रदेश में कितना है, 850। देखो 5 आएगा, इसमें क्या आता है, 85 में 17 आता है भाई। मुझे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें मैंने देख लिया क्या 85 में 17 आता है और 850 में क्या 17 आता है, यहाँ पर 85 में 17 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यही आंसर होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आगे देखते हैं, ठीक है। इस परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की कुल अवधि के दौरान मध्य प्रदेश से इस परीक्षा में शामिल, मध्य प्रदेश कहाँ है, यहाँ है, 8 4 12 और 4 1 5, 5 1 0, 5 1 0 कहाँ से, 5 2 0, तो देखो कट गया ना, 85 इंटू 52। तो बस ज़्यादा नहीं देखना है, अगर क्वेश्चन बिना किए सॉल्व हो जा रहा है तो फिर आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मुझे ये लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बार ग्राफ 15-16 में एक प्रिंटिंग कंपनी द्वारा बेची गई 5 विषयों भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, गणित और अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों की कुल संख्या 1000 में दर्शाता है। ग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो अब इसमें स्टेटमेंट वाला है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सभी विषयों में रसायन विज्ञान के पुस्तकों की बिक्री में अधिकतम बिक्री देखी गई है, तो रसायन विज्ञान क्या है, सी है, तो सी में देखो 40 है ना, सबसे ज़्यादा है, तो ये तो ऑप्शन सही है आपका। 2015 की तुलना में 16 में भौतिकी, रसायन और गणित के पुस्तकों की बिक्री अधिक हुई है, 2015 की तुलना में हम 16 में जाएंगे, ठीक है। 15 में की तुलना में अगर मैं 16 में जाऊं, और किस में मैं देखना है, भौतिकी, भौतिकी को क्या है आपका यहाँ पर दे रखा है पी 30 है और ये 25, 5 का डिफरेंस है। केमिस्ट्री सी, इसमें क्या डिफरेंस है भाई, 25 का, और ये कितना हो जाएगा आपका 40, यानी कि 15 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है। इसके बाद क्या है आपका, सही तो लग रहा है ना, गणित की पुस्तकों में अपेक्षाकृत अधिक बिक्री देखी गई है। और गणित कहाँ पर है आपका, गणित है आपका एम में कितना है आपका भाई, 30 और 35, यानी कि यहाँ भी 5 का है। तो देखो कि भाई यहाँ भी 5 है, 5 है 15, तुलनात्मक क्या करें 15 से 16 के बीच में, तो 15 से 16 के बीच में सी में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर सी क्या है आपका विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है।
सो ऑप्शन नंबर बी आपका स्टेटमेंट है वो भी आपका सही होगा। अगला है 15 और 16 के दौरान हुई जीव विज्ञान पुस्तकों की कुल बिक्री इसी अवधि के दौरान हुई अंग्रेजी के पुस्तकों की कुल बिक्री से कम है। 15-16 के दौरान जीव विज्ञान किधर गया, बी है। जीव विज्ञान में वृद्धि कितनी की हो रही है, 5 की हो रही है। और इसी अवधि के दौरान हुई अंग्रेजी के पुस्तकों में हमने अभी देखा था वृद्धि कितनी की हो रही है, यहाँ से देखो ये हो रहा है 20 हो रहा है और ये 25, तो यहाँ भी 5 ही हो रहा है। अधिक कम का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, बराबर हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी गलत लग रहा है। 16 के तुलना में 15 के दौरान जीव विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों की बिक्री अपेक्षाकृत अधिक थी। ठीक है, तो देख लेते हैं ना 16 में कितना है आपका। 16 में हमें बोला गया है जीव विज्ञान का, 16 में जीव विज्ञान क्या है, बी। 16 में जीव विज्ञान कितना है आपका, 30 है। 16 में 30 है आपका बायोलॉजी। उसके बाद आपका अंग्रेजी यहाँ पर है कितना है आपका, देखो भाई 25 है। 16 में ये 25 है, क्या है 5 और 3 2 5 55। और हम देखेंगे क्या भाई 15 से भी कंपेयर करना है ना, ये सेम चीज़ों को हमें 15 से भी कंपेयर करना है। तो भाई बायोलॉजी कितना हो जाएगा आपका, बी अगर बायोलॉजी है और यहाँ 15 में हमें देखना है तो कितना है आपका, 15 में ये है आपका 25 है। ठीक है, और इंग्लिश क्या है 15 में 20 है, तो 5 और 45, देखो 45 से 55 हो रहा है ना 16 में, तो ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। तो जो गलत है स्टेटमेंट है आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत स्टेटमेंट है। तो भाई हमने क्या किया, इस शिफ्ट का टोटल 33 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है भाई, तो अब आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन में डाउट हो, मैं बार बार बोलता हूँ डाउट हो तो आप क्या करें, कमेंट करें। मैं उसका क्या करूँगा, एक सेपरेट वीडियो जो है अपलोड कर दूँगा कंसेप्ट के साथ। सेपरेट वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा कंसेप्ट के साथ, ताकि आपकी कंसेप्ट की क्लियरिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। बाकी अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं भाई, एंड देन सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, कोई इसमें जोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है। अगले शिफ्ट का हम सॉल्यूशन भी करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए।